हेलो बच्चों। बच्चों हम क्लास 9th में बायोलॉजी चैप्टर स्टडी कर रहे थे। अब सेकेंड लेक्चर में हम सेल थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। द इनिशियल सेल थ्योरी वाज गिवन बाय साइंटिस्ट शेल्डन एंड श्वान। ओके, शेल्डन और श्वान ने सबसे पहले क्या किया, सेल थ्योरी को प्रपोज किया। एक ने प्लांट सेल के बारे में बताया और दूसरे ने एनिमल सेल के बारे में बताया। उसके बाद 1855 में देयर वाज अनदर साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चो। उसने अपना एक नया कॉन्सेप्ट देके और इस सेल थ्योरी को कंप्लीट किया। सो वी कैन से मॉडर्न सेल थ्योरी is given by three scientists, Sheldon, Schwann and Rudolf Virchow. Okay, so what are different points of cell theory? Cell theory के बारे में वो क्या चीज समझाना चाह रहे हैं, सेल से रिलेटेड थ्योरीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो पहला पॉइंट ये आता है कि all living beings are composed of minute unit called cell। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब सेल और सेल प्रोडक्ट से ही मिलके बने हैं। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको हम लिविंग मान रहे हैं और उसमें सेल नहीं हो, इज इट नॉट पॉसिबल, है ना। इट इज नॉट पॉसिबल कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या है, लिविंग है, बट उसके अंदर सेल नहीं है। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है किससे मिलके बनी है बच्चों, सेल से मिलके बनी है ना। ये क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट ये आता है कि ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ सेल। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है, व्हाट आर डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। ये जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, है ना, बॉडी के मेन जो फिनोमिना हैं, वो सब एक सिंगल सेल भी शो कर रहा है ना। दिस ऑल फिनोमिना आर शोन बाय अ सिंगल सेल। दैट्स व्हाई सेल को क्या माना गया, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हम पहले वाले कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में। इसके बाद बच्चों विर्चो का कॉन्सेप्ट आता है कि ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कोई भी सेल जो है वो पहले से बनी हुई सेल से ही बनेगी, है ना। कोई भी सेल अपने आप क्रिएट नहीं होगी, है ना, स्पॉन्टेनियस उसका फॉर्मेशन नहीं होगा। कोई प्री एग्जिस्टिंग सेल होगी जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है, उसी में डिवीजन से क्या हो जाएगा, न्यू सेल का फॉर्मेशन होगा बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन। ओके, सो ऑल द सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसको विर्चो ने समझाया और इसको उसने अपनी लैंग्वेज में, ग्रीक लैंग्वेज में बोला omnis cellula acellula, जिसका क्या मतलब होता है बच्चों, ऑल द सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और लास्ट पॉइंट आता है एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है जब अपनी लाइफ स्टार्ट कर रहा है तो वो क्या करेगा, सिंगल सेल के फॉर्म में ही उसकी लाइफ स्टार्ट होगी। ठीक है, वही सिंगल सेल फर्दर डिवाइड हो जाएगी, फिर वो मल्टी सेल में कन्वर्ट होगा, देन ऑर्गन सिस्टम, और फाइनल टिश्यू, देन ऑर्गन सिस्टम, और फाइनली ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट, शेल्डन, श्वान एंड विर्चो। राइट डाउन दिस। बच्चों इस सेगमेंट में हम सेल के शेप, साइज और नंबर को डिस्कस करेंगे कि ये कौन कितने शेप्स में मिल सकती हैं, क्या इनका साइज होगा और इनका नंबर क्या हो सकता है। तो पहले हम शेप की बात करते हैं। सेल का जो शेप है वो वेरिएबल होगा, यानी कि डिफरेंट हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है और कुछ सेल्स में फिक्स भी हो सकता है। तो वेरिएबल भी हो सकता है और फिक्स भी हो सकता है, दोनों चीजें समझिए। तो मैंने लिखा है शेप में भी वेरिएबल और फिक्स्ड। अब एक एक के एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हम इरेगुलर शेप की बात करते हैं, इरेगुलर यानी कि शेपलेस, कोई भी क्या हो सकता है, शेप अक्वायर करे। तो कॉमन सा एग्जांपल आता है अमीबा। 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है अमीबा के बारे में। अमीबा इज अ शेपलेस स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अलावा WBC, है ना, बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स भी नाम देते हैं। ये ल्यूकोसाइट जनरली राउंडेड शेप में होती हैं, बट कभी कभार ये जो है अपना शेप चेंज कर सकती है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को जब ये एंगल्फ करेगी, खाएगी। तो फॉर एग्जांपल ये अमीबा का डायग्राम मैं आपको बताऊं, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो ये कोई फिक्स शेप नहीं है बच्चों, ये क्या हो गया, इरेगुलर शेप में आ गया अमीबा। ठीक है, डायग्राम आपके दिमाग में आ रहा होगा किस तरीके से अमीबा का जो है स्ट्रक्चर बना है। ओके, तो अब ये कोई स्टैंडर्ड शेप नहीं है, इसमें भी क्या हो सकता है, चेंजेस आते रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा अब फिक्स शेप की बात करते हैं। फिक्स शेप यानी कि जो है जिस शेप में चेंजेस नहीं हो, तो उसमें क्या क्या एग्जांपल बनते हैं, स्फेरिकल और ओवल। इसमें क्या होता है, एग्स ऑफ मेनी सेल्स, है ना, चाहे वो आप कॉमन एग के बारे में जानते हैं जो ओवल शेप में होते हैं, है ना। ओवल शेप एग से ही नाम दिया गया।
तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के एग जो है वो क्या है, जिसको आप स्फेरिकल बोलेंगे या फिर ओवल शेप में नाम देंगे। देन स्क्वेमस हो सकता है, स्क्वेमस का मतलब चपटे, टाइल्स जैसे। क्यूबॉइडल, क्यूब शेप में। कॉल्यूमनर, कॉलम जैसे। तो बॉडी में जो एपिथेलियल सेल है, एपिथेलियल यानी कि जो आउटर कवरिंग है स्किन की या किसी भी दूसरी चीज की, तो वो क्या हो जाएंगी, सब जो है स्क्वेमस, क्यूबॉइडल या कॉल्यूमनर शेप में। फिर आता है स्पिंडल शेप। पहले मैं आपको ये ओवल शेप, ओवल आप समझते हैं इस तरीके का बनेगा। देन स्क्वेमस इस तरीके से टाइल्स लाइक चपटे बनेंगे। उसमें भी फर्दर क्या बताते हैं, क्यूबॉइडल, ये क्यूब लाइक बन जाएगी सेल्स। और फिर कॉल्यूमनर बोले थे, यानी कि क्या हो जाएंगे, इस तरीके से बड़े बड़े कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। स्पिंडल शेप, बच्चों स्पिंडल शेप का क्या मतलब होता है कि इस तरीके से दोनों एंड जिसके क्या हो, टेपरिंग हो और बीच में न्यूक्लियस हो, फ्यूजिफॉर्म। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इट इज कॉल्ड स्पिंडल शेप। ओके, तो स्पिंडल शेप यानी कि स्मूथ मसल्स में बॉडी में मिलेंगे। इलोंगेटेड, इलोंगेटेड यानी कि लंबे, जैसे कि नर्व सेल का एग्जांपल आता है, ये नर्व सेल इस तरीके से बॉडी में होगी। तो ये इलोंगेटेड इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, लंबा चौड़ा, चौड़ा तो नहीं, ओनली लंबा। ठीक है। डिस्कॉइडल, डिस्कॉइडल यानी कि जो स्फेरिकल शेप में जनरली होते हैं, जैसे कि आरबीसी, बॉडी में जो आरबीसी हैं एक के ऊपर एक इस तरीके से कनेक्टेड है, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी नाम देते हैं। उसके अलावा ब्रांच स्ट्रक्चर, ठीक है, ब्रांच का मतलब जो है ब्रांचिंग होगी जिनमें, उसमें पिगमेंट सेल इसका कॉमन सा एग्जांपल बनता है। ठीक है। ये कुछ इसमें शेप गिवन है, मैं आपको एक बार इसका पिक्चर दिखा देता हूं, आपके समझ में आ जाएगा। ये देख सकते हैं कि आप वीडियो को पॉज करके इसमें चाहेंगे तो देखेंगे तो बहुत अलग अलग शेप आपको मिलेंगे। ठीक है। ओके बच्चों, तो ये वेरियस शेप मैंने ड्रॉ भी किए थे और समझा भी दिया था। अब हम साइज को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से साइज में अवेलेबल होता है, देन नंबर ऑफ सेल्स को भी डिस्कस करेंगे। राइट डाउन दिस। बच्चों इस सेगमेंट में हम सेल्स के साइज और नंबर्स को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम साइज पे बात करते हैं। सेल की जो साइज है वो वेरिएबल होगी, यानी कि अलग अलग सेल्स की जो है साइज अलग अलग हो सकती है। एक कॉमन सा एग्जांपल हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में देखा था। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल की साइज है, प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो साइज है वो कितनी आती है, 1 to 10 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर समझते हैं, 10 to the power -6 मीटर। ओके, जबकि ये यूकैरियोटिक सेल की जो साइज है वो 5 या फिर यहाँ पे 5 माइक्रोमीटर लिख सकते हैं, 10 माइक्रोमीटर चलेगा, 5 to 100 माइक्रोमीटर की रेंज में होगी। ठीक है, तो वेरिएशन आपको यही मिल जाएगा। कुछ सेल्स जो है यूकैरियोटिक में भी काफी स्मॉल होती हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दैट इज 2 माइक्रोमीटर। अमीबा, ठीक है, ये सब क्या होते हैं बच्चों, स्मॉलेस्ट सेल्स होते हैं। ठीक है, छोटे से छोटे होते हैं, और इनमें ही लार्जर सेल हो सकते हैं। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट एल्गी है, एल्गी जो है उसका नाम है एसिटाबुलेरिया, और वो 10 सेंटीमीटर की हाइट का मिलेगा आपको। 10 सेंटीमीटर समझ सकते हैं, जो आप नॉर्मली देख सकते हैं आप नेकेड आई से, आपकी जो स्केल आ रही है वो भी 10 सेंटीमीटर की होगी। कारा, ये भी एक टाइप का एल्गी है। हेम्प फाइबर, ये सब जनरली 10 सेंटीमीटर की रेंज में आपको मिलते हैं। सो वेरिएबल है। इसके अलावा एनिमल सेल की बात करें तो ऑस्ट्रिच एग है ना, ऑस्ट्रिच को हिंदी में बोलते हैं शुतुरमुर्ग। तो ऑस्ट्रिच एग जो है वो लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सेल है ना, ह्यूमन बॉडी का नहीं, एक इंडिपेंडेंट एनिमल का जो लार्जेस्ट सेल है वो कौन सा है, ऑस्ट्रिच एग, जिसका डायमेंशन है 17 into 155 मिलीमीटर। ठीक है, 17 मिलीमीटर और 155 मिलीमीटर है ना, लंबाई चौड़ाई में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं इट इज द लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट एनिमल सेल। इसके अलावा ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में जो लॉन्गेस्ट सेल है ना, लॉन्गेस्ट यानी कि जो लंबा सेल है वो कौन सा है, नर्व सेल। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में हमने क्या बताया, नर्व सेल जो है, जो हमारे नर्वस सिस्टम में मिलता है और इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम करेगा, दैट इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। फिर बात आती है नंबर ऑफ सेल्स कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल्स भी अलग अलग होंगे, बट ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वो फिक्स हो जाएंगे। और जनरली नंबर ऑफ सेल डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉडी। ठीक है बच्चों, किस पे डिपेंड करेगा, मास ऑफ द बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी जिसका मास कितना है, 60 किलोग्राम। एक ऑर्गेनिज्म है, एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमन बॉडी हैविंग मास 60 किलोग्राम।
तो उसमें जो नंबर ऑफ सेल्स हो जाएंगे दैट इज 60 इंटू 10 टू द पावर 15। आप समझ सकते हैं कितने अरब या करोड़ में चला जाएगा आपका 60 इंटू 10 टू द पावर 15 सेल्स। ओके, यानी कि आपका जो है 60,000 बिलियन से भी ज्यादा की ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, बट कंडीशन क्या है कि वो ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सेल्स जनरली फिक्स होती हैं, थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में उस पर्टिकुलर मास पर बेस्ड। तो इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं यूटेली, द फिनोमिनन ऑफ हैविंग फिक्स्ड जेनेटिकली नंबर ऑफ सेल्स। ओके, फिक्स्ड जेनेटिकली कांस्टेंट नंबर ऑफ सेल्स, यहाँ पे कांस्टेंट पे हम लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड यूटेली, EUTELY। ठीक है, तो ये यूटेली आप लोग ध्यान रख लेंगे। तो यहाँ पर एक सेल के बारे में जनरल डिस्कशन हुआ जिसमें हमने क्या देखा कि सेल के शेप को समझा, साइज को समझा और नंबर ऑफ सेल्स को आपने समझ लिया। ठीक है बच्चों, अब आगे हम डिटेल स्ट्रक्चर पे आएंगे यूकैरियोटिक सेल के। यूकैरियोटिक सेल के डिटेल स्ट्रक्चर को आपको इस चैप्टर में डिस्कस करना है, डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स को भी डिस्कस करना है। राइट डाउन दिस। बच्चों इस सेगमेंट में हम डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल को डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लेक्चर में तो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, डिटेल नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको मिलेगा। सो मेजरली देयर आर 3 मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल। ओके, व्हाट आर द 3 मेन कंपोनेंट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज आल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, है ना। सेकंड वन इज न्यूक्लियस एंड थर्ड वन इज साइटोप्लाज्म। तो किसी भी सेल को लिविंग होने के लिए, सेल होने के लिए इन 3 कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अगर इनमें से एक भी कंपोनेंट एब्सेंट है तो वो लिविंग नहीं माना जाएगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कंबाइनली हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। आप याद रखेंगे, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? द लिविंग मटेरियल ऑफ दिस सेल। नहीं दिखा आपको? मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं प्रोटोप्लाज्म, एंड प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल, जिसके बारे में जेई पुरकिंग ने बताया था 2 चीजों से मिलकर बना है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। ठीक है, याद रखेंगे, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, कंबाइनली क्या मिल जाएगा आपको? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, यू विल गेट प्रोटोप्लाज्म। ठीक है बच्चों, अब सेल जो हमारी है उसमें लिविंग कंपोनेंट भी है और नॉन लिविंग कंपोनेंट भी है। तो कौन सा कंपोनेंट लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है देखते हैं। तो पहले हम नॉन लिविंग कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं, दैट इज सेल वॉल, है ना। सेल के आउटर जो कवरिंग होते हैं इज कॉल्ड सेल वॉल। अब ये सेल वॉल ओनली फंजाई और प्लांट्स में ही होगी, एनिमल बॉडी में सेल वॉल नहीं होती है। वैक्यूल्स, ठीक है, ये कवरिंग स्ट्रक्चर है जो किसी भी चीज को होल्ड करता है, एनिमल प्लांट दोनों में ही हो सकता है। थर्ड होता है ग्रेन्यूल्स, जिसको आप सेल इंक्लूजन्स या मैट्रिक्स भी नाम देते हैं, जो सेल में फिलिंग की जाती है, वो सब स्ट्रक्चर क्या कहलाएंगे? आपके मैट्रिक्स। ओके, लिविंग कंपोनेंट में पहली चीज आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी नाम देंगे। सेकंड आता है साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनल। साइटोप्लाज्म का ही जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं दैट इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, कुछ भी बोल सकते हैं, राइबोसोम। फिर आता है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल बच्चों ओनली एनिमल सेल में ही मिलता है। फिर आता है प्लास्टिड, प्लास्टिड ओनली प्लांट सेल में ही मिलता है। ये सभी तो क्या हो गए? सेल ऑर्गेनल्स हो गए। और उसके बाद जो थर्ड वाला आपका कंपोनेंट है दैट इज न्यूक्लियस, लिविंग कंपोनेंट, है ना, न्यूक्लियस। ठीक है, तो इन सबको आपको डिटेल में आगे चल के स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आज के कॉन्सेप्ट में हमने जो है सबसे पहले सेल थ्योरी को डिस्कस किया, उसके बाद में सेल की शेप, साइज और नंबर्स को डिस्कस किया, फिर 3 असेंशियल कंपोनेंट्स देख लिए और लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट को डिस्कस कर लिया सेल के। अब आगे वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद न्यूक्लियस और डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स के स्ट्रक्चर को भी हमको डिस्कस करना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हमारा कॉन्सेप्ट इतना ही था। एक बार आप लोग ये लिख लो। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।